हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 10 आपका दिया हुआ है वृत्त मतलब सर्किल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि सर्किल होता क्या है, इसमें और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। चलिए इसके बारे में समझने के लिए हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 10 आपका वृत्त। तो चलिए पहले वृत्त के बारे में समझते हैं। वृत्त आपका कह रहा है कि सबसे पहले आप समझते हैं वृत्त होता क्या है। वृत्त एक ही तल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी, कह रहा है निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। क्या होती है? सदैव समान होती है। कहने का मतलब है कि अगर तल पर कोई एक बिंदु ले लें और इस बिंदु से निश्चित दूरी पर जितने बिंदु मिल रहे हैं उनको मिला दे तो बन जाएगा आपका एक वृत्त। क्या बन जाएगा? ये है आपका वृत्त। क्या है? वृत्त। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। चलिए इसका अब ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ध्यान से देखिए। सर वृत्त किसको कहते हैं? इस बिंदु से मतलब एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। और जो ये निश्चित बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? तो इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, अब केंद्र से इस पर जो सारे निश्चित बिंदु हैं आपके, मतलब वृत्त पर स्थित जितने बिंदु हैं सब केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, तो इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं इसको त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या चीज है? ध्यान से देखिए। त्रिज्या इसको लिखते हैं किससे? स्मॉल आर से। ध्यान से देखिए, तो त्रिज्या हमारा क्या होता है? कह रहा है कि निश्चित बिंदु से एक तल में स्थित सभी बिंदुओं की जो निश्चित दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या। अब त्रिज्या के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो भैया यहाँ पे हम लोग अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं? अनंत। और सारी त्रिज्याएं कितनी होंगी? एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं एक समान होंगी। कितनी होंगी? एक समान होंगी। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। तो त्रिज्या हो गया आपका। अब आप बताते हैं आपको क्या है कि जीवा क्या चीज है। जीवा क्या चीज है? जीवा। जीवा चलिए क्या बताते हैं आपको? जीवा। जीवा क्या होता है? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित कोई दो बिंदु ले लें। वृत्त पर स्थित अगर हम कोई भी दो बिंदु ले लें और उसको मिला दें, उसको क्या कर दें? मिला दें, तो वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। यही जीवा कह रहा है कि अगर वृत्त को इस तरह मिलाएं कि वृत्त को दो बिंदु पे मिला दें जो सेंटर से जाए, केंद्र से जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। फिर यहां से यहां तक देखा जाए तो ये भी त्रिज्या, और पूरा क्या कहलाता है? व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। कहने का मतलब कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। तो व्यास हमारा क्या है? एक जीवा ही है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलता है और वृत्त को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो पूछा जाए एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। कितने व्यास होते हैं? आप अनंत व्यास खींच सकते हैं। जीवा कितनी खींच सकते हैं? अनंत जीवा खींच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, परिधि। क्या बात करते हैं? परिधि। चलिए परिधि के बारे में समझते हैं। परिधि क्या चीज है? ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे वृत्त के एक बिंदु से हम शुरू करके इसके चारों ओर की लंबाई नाप के फिर यहाँ पहुंच जाए, मतलब वृत्त के चारों ओर की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब वृत्त का अगर एक राउंड पूरा कर लिया जाए तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? परिधि। मतलब वृत्त के चारों ओर की माप क्या कहलाएगा? परिधि। परिधि कहिए या इसका परिमाप कहिए। तो वृत्त के चारों ओर की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। अगला देखते हैं हम लोग चाप। क्या देखते हैं? चाप। चाप क्या चीज है? ठीक है, तो कह रहा है कि ध्यान से देखिए, इसको हटा दे रहे हैं हम लोग जीवा को। ठीक है, क्या हटा दे रहे हैं? जीवा को। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग परिधि पर कोई भी दो बिंदु ले लें, परिधि पर क्या ले लें? दो बिंदु, तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाप। ये भी एक चाप है। क्या है? मान लीजिए ए बी है, ये बी है, तो ए से बी तक परिधि पर जितना चलेंगे वो क्या है? एक चाप है। और बी से वापस ए तक आई, ये भी एक चाप है। तो ये आपका छोटा चाप है तो इसको कहेंगे लघु चाप। ये आपका बड़ा चाप है तो इसको कहेंगे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे? चाप। तो चाप आपका भी कितना होता है? दो होता है। एक होता है आपका दीर्घ चाप। क्या होता है? दीर्घ चाप। एक क्या होता है आपका? लघु चाप। क्या होता है? लघु चाप। अगर वृत्त में हम लोग क्या कर रहे हैं? दीर्घ चाप और लघु चाप समान कर दें, कहने का मतलब है या इस बिंदु से इस बिंदु तक का दूरी ले लें। यहां से देखिए, अगर बिंदु हम लोग यहाँ ले लें और बी यहाँ ले लें,
ध्यान से देखिए, इसको हटा दें यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ए से लेके बी तक का ये भी एक चाप है और बी से लेके ए तक ये भी एक चाप है, लेकिन ये दोनों चाप क्या है, लंबाई में समान है। तो ये दोनों ये चाप क्या होंगे, तो ए बी चाप आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। कहने का मतलब है कि अगर दीर्घ चाप और लघु चाप समान हो जाएं तो प्रत्येक चाप क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा आपका, अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्किल। चलिए अगला टॉपिक आपका है अगला टॉपिक आपका है वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। क्या है, वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड क्या चीज है, आपको समझाते हैं वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, आपको बीच में क्या है, सेंटर आपका केंद्र, ये क्या है आपका केंद्र। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है अगर इसमें हम लोग कोई एक जीवा खींच दें, क्या खींच दें, जीवा खींच दें। ध्यान से देखिए, ए बी एक जीवा हो गई। क्या हो गई, जीवा। तो कह रहा है जीवा और ये चाप, क्या कह रहा है, ये आपका कौन सा चाप है, ए बी कौन सा है, लघु चाप। ये वाला ए बी कौन सा है, दीर्घ चाप। ये आपका ए बी क्या है, जीवा। तो कह रहा है जीवा, ठीक है, प्लस चाप। कौन सा चाप, कोई भी, चाहे आप लघु चाप लीजिए चाहे आप दीर्घ चाप। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा, इनके बीच का जो क्षेत्र होगा, बीच का क्षेत्र, ठीक है, बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, बीच का क्षेत्र कहलाएगा आपका वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। कहने का मतलब जीवा, ध्यान से देखिए, जीवा और चाप, इन दोनों के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये कहलाता है आपका क्या, वृत्तखंड। क्या कहलाता है, वृत्तखंड। इसी तरह देखिए, ये जीवा है और इधर वाला आपका चाप ले लीजिए, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक वृत्तखंड। ये भी क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। लेकिन अब क्या, ये वाला छोटा वृत्तखंड, तो ये कहलाएगा आपका लघु वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। ये वाला आपका दीर्घ है तो इसको कहेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो समझ में आ गया होगा कि जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, आपका वृत्तखंड। और जीवा और इधर वाले चाप, चाहे इधर वाला भाग लीजिए चाहे इधर वाला चाप लीजिए, मतलब जीवा और चाप के बीच के भाग को कहते हैं वृत्तखंड। अगर छोटा है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। चलिए अगला टॉपिक बताते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड क्या चीज है, ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया केंद्र। क्या हो गया, केंद्र, ठीक है। और केंद्र में कह रहा है, और यहाँ पे ले लिए कोई एक, क्या ले लें, कोई एक चाप। क्या ले लें, एक चाप ले रहे हैं ए बी। क्या ले रहे हैं, ए से बी तक आपका क्या है, एक चाप ए बी। क्या है, अब इस चाप के दोनों सिरों, कह रहा है इस चाप ए बी, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो चाप आपका है ए बी, इसके दोनों सिरों को कह रहा है अगर केंद्र से मिला दें, किससे मिला दें, केंद्र से मिला दें। ध्यान से देखिए, तो ये आपकी हो गई त्रिज्या। क्या हो गई, त्रिज्या। और ये भी हो गई आपकी त्रिज्या। क्या हो गई, त्रिज्या। और ये हो गया आपका चाप। कौन सा चाप, लघु चाप। तो कहने का मतलब है कि दोनों त्रिज्याओं और चाप के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड। ध्यान से सुनिए कि क्या बोलते हैं कि त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, मतलब दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब चूंकि ये छोटा है तो ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। इसी के ऊपर ध्यान से देखिए, ये भी एक त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या है, और त्रिज्या के बाहर वाला मतलब ये वाला अगर क्षेत्र बात करते हैं तो ये भी तो आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। कौन सा त्रिज्यखंड। अब चूंकि ये बड़ा है तो इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। इस वाले को क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड किसको कहते हैं, दो त्रिज्याओं और चाप के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। तो चाहे अगर छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाला भाग ले रहे हैं तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस तरह आप लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर समझ गए होंगे। चलिए आगे का बताते हैं इसका टॉपिक। 10th क्लास के वृत्त चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को 9th क्लास के चैप्टर का वृत्त पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप लोग 9th क्लास के जो वृत्त पढ़े हैं आप लोग, उनके प्रमेय को एक बार रिकॉल कर लीजिए, मतलब फिर से रिवाइज कर लीजिए।
तो चलिए एक एक प्रमेय को हम लोग तो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद हम लोग 10th वाला पढ़ेंगे। तो पहले 10th पढ़ने के लिए आप लोग 9th चैप्टर में जो हम लोग 9th में जो आप लोग वृत्त का चैप्टर पढ़े थे उसके एक एक प्रमेय को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको 9th के कुछ प्रमेय के बारे में। चलिए पहला प्रमेय देखिए। चलिए प्रमेय कह रहा है आपका कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। हम यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक ये जीवा हो गई, एक ये जीवा हो गई, ये दोनों बराबर है। एक जीवा हो गई आपकी ए बी, क्या हो गई ए बी, ये हो गई आपकी सी डी, क्या हो गई सी डी, ये हो गया आपका केंद्र, क्या हो गया केंद्र ओ। ध्यान से देखिए, अगर इसको मिला दें ध्यान से इसके जीवा के दोनों पॉइंट को, तो ये केंद्र पर कोण बनाएगा। इसके भी अगर आपको एंड पॉइंट दोनों मिला दे जीवा के, तो ये भी केंद्र पर कोण बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर वृत्त की बराबर जीवाएं, कह रहा है अगर ये दोनों जीवाएं क्या हो, बराबर हो, तो ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये प्रमेय आप लोग को 9th में पढ़ा चुके हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, तो आप लोग इसको एक बार याद कर लीजिए कि अगर वृत्त की बराबर जीवाएं हैं तो एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। क्या करती हैं, बराबर कोण अंतरित करती हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो एंगल ए ओ बी होगा आपका, ए ओ बी, ये बराबर किसके हो जाएगा, एंगल सी ओ डी, सी ओ डी। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीवाएं क्या है, बराबर हैं। मतलब यहाँ पे जो जीवा है, कौन सी जीवा, ए बी, ये बराबर है किसके, जीवा, कौन सी जीवा, सीडी के, किसके, सीडी के। तो जीवा ए बी और सीडी बराबर है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। क्यों बनेगा, कि इससे बनने वाला जो ये त्रिभुज होता है ये क्या होता है, सर्वांगसम हो जाता है, क्योंकि ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये सारी त्रिज्याएं क्या हैं, एक साइज की होती है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यहाँ पे जीवा भी बराबर है, तो ये सेम साइड का त्रिभुज है, इसलिए ये वाला दोनों कोण भी बराबर होगा। इसी का उल्टा अगला प्रमेय है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रमेय कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसके पहले भी जो प्रमेय बताए उसका ये उल्टा बता रहा है। क्या बता रहा है, देखिए, कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, क्या हो, कह रहा है एक वृत्त की अगर दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब कोण बराबर कोण बनाती हैं, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों कोण बराबर है, ये वाला कोण क्या है, बराबर। यहाँ पे कह रहा है एक ए बी जीवा है, एक आपका सी डी जीवा है, तो कह रहा है ए बी और सी डी ये दोनों जीवाएं केंद्र पर जो कोण बना रही है, ये वाला कोण, अगर ये दोनों कोण बराबर है, यहाँ पर कह रहा है कोण एओबी बराबर किसके है, कोण सीओडी, ये आपका दिया हुआ है, क्या है, ये दिया है, क्या है, दिया है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है, मतलब केंद्र पर बनने वाला कोण अगर बराबर है, तो ये दोनों जीवा बराबर होंगी। इसका मतलब जो जीवा आपका है ए बी, वो बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवा सी डी के। ये सारे प्रमेय आपको 9th में पढ़ाया जा चुका है। चलिए अगला प्रमेय समझते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रमेय कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब है इनका कि यहाँ पे आपका वृत्त का केंद्र है, ये हो गई आपकी जीवा, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर कह रहा है लंब खींच दें, क्या खींच दें, यहाँ पे से अगर हम लंब खींच दें, मतलब ए बी आपकी क्या है, जीवा, वो आपका केंद्र, ओ से हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ओसी क्या खींच रहे हैं, लंब खींच रहे हैं, ये लंब है, क्या है, लंब है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इस प्रमेय में क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब ये जो ओसी आपका जीवा पर डाला गया लंब है, ये जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। कहने का मतलब यहाँ पे AC बराबर किसके हो जाएगा, BC के। AC बराबर किसके हो जाएगा, BC के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो धीरे से इसको मिला दीजिए, किसको मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। और ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये आपका त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये बीच में कॉमन है, और ये आपका 90 है, तो इधर वाला भी 90 हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और जब त्रिभुज सर्वांगसम मिलेगा तो ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पे लंब खींचे तो ये लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। इसका मतलब लंब क्या करेगा, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। चलिए अगला प्रमेय समझते हैं कि वो क्या करता है। चलिए नेक्स्ट प्रमेय कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, जीवा पर लंब होती है। कहने का मतलब वृत्त के केंद्र से कह रहा है कोई जीवा है, इसको समद्विभाजित करने के लिए अगर कोई रेखा खींच दे
यहाँ पे एक रेखा खींची गई जो जीवा को दो बराबर भागों में बांट दे रही है, तो ये वाली रेखा जो होती है ये जीवा पर लंब होती है। जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब जो ये ओसी है ये लंब हो जाएगा किस पर? ए बी पर। क्या हो जाएगा? ए बी पर। इसके पहले वाले प्रमेय में भी पढ़े कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम जीवा को समद्विभाजित करने के लिए अगर केंद्र से कोई रेखा खींच दे जो जीवा को समद्विभाजित कर रहा हो, तो इसका मतलब वो क्या है? जीवा पर लंब है। क्या है? तो ओसी क्या है? जीवा पर लंब है। जीवा हमारी क्या है? ए बी। तो ओसी किस पर लंब है? ए बी पर। तो ये प्रमेय हमें ये बताता है, क्या बताता है? कि वृत्त के केंद्र से अगर जीवा को समद्विभाजित करने के लिए कोई रेखा खींच दी जाए तो वो रेखा जो होगी वो जीवा पर लंब होगी। क्या होगी? जीवा पर लंब होगी। अगला प्रमेय देखते हैं। चलिए अगला प्रमेय समझते हैं। अगला प्रमेय क्या रहा है कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो पहले आप समझ लिए कि एक बिंदु से हम लोग कितने वृत्त खींच सकते हैं? एक बिंदु से हम लोग कितने वृत्त खींच सकते हैं? एक बिंदु से हम लोग कितने वृत्त खींच सकते हैं? अनंत वृत्त खींच सकते हैं। कितने वृत्त खींच सकते हैं? इससे अनंत खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? अनंत। कितने खींच सकते हैं? अनंत। अगर दो बिंदु से पूछ ले आपसे तो दो बिंदु से भी आप लोग कितने खींच सकते हो? ध्यान से देखिए, दो बिंदु से भी आप लोग कितने खींच सकते हो? दो बिंदु से भी आप क्या खींच सकते हो? दो बिंदु से भी आप कितने खींच सकते हो? अनंत वृत्त खींच सकते हो। कितने खींच सकते हो? अनंत वृत्त खींच सकते हो। अनंत वृत्त खींचा जा सकता है दो बिंदु से। लेकिन क्या कह रहा है इसमें कह रहा है अगर तीन असंरेख बिंदु है, कह रहा है अगर तीन असंरेख बिंदु हैं तो भैया इन तीनों से मिला के केवल एक ही वृत्त हो सकता है, इसके बाद दूसरा वृत्त इन तीनों से नहीं हो सकता है। तो इनका कहने का मतलब है कि तीन असंरेख मतलब अगर तीनों बिंदु कहाँ हो? एक लाइन में ना हो। फिर से सुनिए, आप कह रहा है अगर तीनों बिंदु क्या हो? असंरेख। क्या हो? असंरेख मतलब एक रेखा में ना हो, तो इन तीन बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त बन सकता है। केवल एक ही वृत्त बन सकता है। जबकि एक बिंदु से कितने बन सकते हैं? अनंत। दो बिंदु से कितने बन सकते हैं? अनंत। कितने बन सकते हैं? अनंत। लेकिन तीन बिंदु से, तीन असंरेख बिंदु से केवल एक ही बिंदु, एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। समझ आया? नेक्स्ट प्रमेय समझते हैं। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय कह रहा है एक वृत्त की या सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। कह रहा है एक वृत्त की बराबर जीवाएं, या कह रहा है कि दो सर्वांशम वृत्त, ये दोनों की त्रिज्या कितनी है? सेम है। दोनों की त्रिज्या क्या है? सेम है। तो सेम त्रिज्या के वृत्त क्या होते हैं? सर्वांशम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांशम। कह रहा है या सर्वांशम वृत्त ले लीजिए या एक ही वृत्त में दो जीवा ले लीजिए तो दोनों सेम साइज के हों। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर है सी डी के। यहाँ भी कह रहा है कि ए बी बराबर है सी डी के, मतलब ये दोनों जीवा यहाँ पे बराबर हैं। यहाँ पे सर्वांशम वृत्त है, यहाँ पे एक ही वृत्त की दो जीवा हैं जो आपस में बराबर है। तो ये कह रहे हैं कि समान दूरी पर होते हैं, केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। कहने का मतलब अगर इससे हम लंब डाल दें तो ये जो दूरी होगी क्या कर दें? इसको हम लोग क्या कर दें? ओ एम कर दें, और यहाँ पे लंब डाल दीजिए। मान लो ये ओ एन हो गया। क्या हो गया? ओ एन। तो ये दोनों बराबर दूरी पर होंगे। क्या होंगे? ओ एम बराबर किसके हो जाएगा? ओ एन की। ये दोनों बराबर दूरी पर होंगे। कहने का मतलब है कि एक ही वृत्त की दो जीवाएं अगर सेम साइज की हैं तो दोनों केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी। क्या होंगी? यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर दो सर्वांशम वृत्त की बराबर जीवाएं हैं तो यहां से अगर इस पे हम लंब डाल दें, ये ओ एम, यहाँ पे अगर लंब डाल दें ओ डैश एन, ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ओ एम बराबर किसके हो जाएगा? ओ डैश एन के। तो ये चूंकि क्या है? ये लंबिक दूरी है, दोनों दूरी क्या होंगी? सेम होंगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा प्रमेय कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। कहने का मतलब एक वृत्त की अगर जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ये सब प्रमेय आपको 9th में आप पढ़ चुके हैं, केवल यहाँ पे हम आपको रिवाइज करा रहे हैं कि इस प्रमेय में, क्योंकि ये इस प्रमेय का हम लोग क्या करेंगे, अभी जब हम लोग अलग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इसमें सबका यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोग 9th वाला पहले प्रमेय सारा से एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, उसके आगे का फिर हम लोग फिर 10th वाला पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रमेय। चलिए नेक्स्ट प्रमेय कह रहा है आपका कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई में होती हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि अगर वृत्त से क्या कह रहा है? समदूरस्थ जीवाएं, कि अगर वृत्त के कहां से? केंद्र से समदूरस्थ, मतलब ये पहले से दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? ओ एम बराबर दिया हो ओ एन। अगर ये दिया हो, क्या दिया हो? ध्यान से देखिए क्या दिया हो
कि अगर कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जो जीवाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, वो लंबाई में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर केंद्र से बराबर दूरी पर हम क्या खींच दे, जीवा, तो वो जीवाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब यहाँ पे जो ए बी जीवा है ये बराबर किसकी होगी, सी डी की। तो ए बी बराबर सी डी की क्यों होगी, क्योंकि ये केंद्र से बराबर दूरी पर है। तो आपको याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर, मतलब समान दूरी पर स्थित जीवाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगला प्रमेय समझते हैं। चलिए अगला प्रमेय देखिए। अगला प्रमेय कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कहने का मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक चाप द्वारा, तो हम ले लेते हैं एक चाप, कोई चाप देखिए यहाँ पे हम लोग ए बी क्या ले रहे हैं, एक चाप, यहां से ए से यहां तक बी तक क्या एक चाप है आपका। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ध्यान से देखिए, इस चाप पर केंद्र पर बना कोण ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र हो गया। तो ये वाला जो कोण क्या हो जाएगा, ये चाप ए बी द्वारा, किसके द्वारा, जो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी, क्या बन रहा है, ए ओ बी। तो इस चाप द्वारा क्या कर रहा है, केंद्र पर बना कोण, वही कह रहा है चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग, अब यहां से यहां तक आपका क्या है, चाप, इसके बाद ये इसका शेष भाग है, इस पूरे शेष भाग में मतलब बी से लेके ए तक ये वाले भाग में किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो कह रहा है केंद्र वाला जो कोण होता है अगर हम इसको मिला दें, यहां से, कहां से मिला दें, यहां से, ध्यान से देखिए, इस वाले कोण का ये हो गया, मान लो इसको सी ले ले। कह रहा है कि चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है वो शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो आपका कोण ए ओ बी है, क्या कह रहा है, कोण ए ओ बी ये किसका दुगना हो जाएगा, शेष भाग की किसी भी बिंदु पर बने कोण के। तो यहाँ पे शेष भाग पे मतलब कौन सा बिंदु है आपका, कोण दिया हुआ है ए सी बी दिया है, क्या दिया, ए सी बी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होता है वो परिधि पर की परिधि के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। केंद्र वाला क्या होता है, परिधि का दुगना होता है। कब, जब दोनों किससे बने हो, एक ही चाप से, किससे बने हो, एक ही चाप से, एक ही चाप से कहे या एक ही जीवा से कहे, अगर हम इसको मिला भी दें तो ये हो गई जीवा, ये क्या हो गई, जीवा, ये आपका ए बी जीवा है और ये आपका चाप है। तो चाप से कहे या जीवा से कहे, अगर एक ही जीवा से या एक ही चाप से केंद्र पर भी कोण बन रहा है, परिधि पर भी कोण बन रहा है, तो केंद्र वाला जो होता है वो परिधि वाले का दुगना होता है, परिधि वाले का क्या होता है, दुगना होता है। नेक्स्ट प्रमेय समझते हैं। चलिए अगला प्रमेय कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं। चलिए समझाते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण का क्या मतलब है। कहने का मतलब अगर हम लोग कोई एक जीवा खींच दे, ए बी क्या कर दे, जीवा। अब ये जीवा क्या कर रहा है, देखो इसको दो पार्ट में बांट दिया, ये ऊपर वाला एक वृत्तखंड, नीचे वाला एक वृत्तखंड। तो ये कह रहा है कि इस जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में क्या कर रहा है, एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होंगे। तो अब इस जीवा से कह रहा है कि हम इसमें यहाँ कोण बना दें, इसी जीवा से कह रहा है अगर हम यहाँ कोण बना दें, इसी जीवा से कह रहा है अगर हम यहाँ कोण बना दें। चूंकि ये सारे कोण क्या हैं, ये सारे कोण एक ही वृत्तखंड के हैं, तो एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर सी है, ये डी है, अगर ये ई है, तो आपका कोण ए सी बी एंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ए डी बी और बराबर हो जाएगा एंगल आपका ए ई बी, क्या हो जाएगा, ए ई बी, क्या हो जाएगा, ए बी। ये कह रहा है इस तरह का अगर कोई भी आपको चित्र मिले कि जिसमें एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड के जितने कोण बनेंगे वह आपस में सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रमेय समझते हैं। अगला प्रमेय कह रहा है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त क्या होता है, हमने बताया था कि आपको एक जीवा ऐसे खींचिए जो केंद्र से जाए, कहां से जाए, केंद्र से। ये आपका केंद्र हो गया, ये आपके ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया। तो व्यास क्या करता है, व्यास वृत्त को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो ये ऊपर वाला क्या है, अर्धवृत्त, क्या है, अर्धवृत्त, ठीक है। और ये नीचे वाला भी आपका अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त है।
क्या कह रहा है, अर्धवृत्त कह रहा है। तो अब कह रहा है कि इस जीवा द्वारा, कह रहा है इस व्यास द्वारा अर्धवृत्त में मतलब आधे वृत्त में कोई कोण बना दीजिए तो वो हमेशा 90 होगा। क्या होगा, समकोण का मतलब 90 डिग्री का होगा। चाहे आप ये वाला कोण बना दीजिए, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। कह रहा है कि आप यहां से बना दीजिए तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। यहां से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो आप समझ गए होंगे कि व्यास से अगर वृत्त में बनेगा मतलब अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो हमेशा क्या होगा, समकोण होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये व्यास है, ये केंद्र है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, तो इस पर जो कोण बनेगा वो 180 होगा। और हमें पता है कि किसी जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो परिधि का क्या होता है, दुगना। तो जब यहाँ 90 बनेगा तो यहाँ 180 बनेगा, या यहाँ पे 180 बनेगा तो इसका आधा यहाँ 90 बनेगा। तो हम लोग को क्या मालूम हो गया कि अर्धवृत्त का कोण कहने का मतलब व्यास से जो कोण बनता है वृत्त में, मतलब अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो हमेशा समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। अगला प्रमेय समझते हैं। नेक्स्ट प्रमेय कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। तो सबसे पहले आप समझिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष कहां पर हो, वृत्त पर। कैसा हो, चारों शीर्ष वृत्त पर हो। कहने का मतलब यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर चारों शीर्ष कहां पर हो, वृत्त पर। किस पर हो, वृत्त पर, तो उसको हम लोग कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। अब कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म, सम्मुख कोण का मतलब होता है ए के सामने आपका सी हो गया, ये ए और सी एक युग्म बना लिए, एंगल ए और प्लस एंगल सी, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह बी और डी का भी मान 180 होगा। क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, इसका भी मान कितना होगा, इसका भी योगफल 180 होगा। तो कहने का मतलब है आपका कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। कहने का मतलब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। तो आपको याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज कहीं भी दिखाई पड़े तो उसके आमने सामने कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रमेय कह रहा है आपका कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी एक युग्म का योगफल 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। कहने का मतलब है, इसके पहले हमने वाले प्रमेय में पढ़ाया है कि अगर कोई चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किस पर हो, वृत्त पर। किस पर हो, वृत्त पर, तो उसको बोलते थे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते थे, चक्रीय चतुर्भुज। लेकिन कह रहा है अगर वृत्त ना दिया हो, एक ऐसा चतुर्भुज दिया हो जिसके कह रहा है कि आमने सामने के कोणों में से किसी भी एक युग्म का योगफल कितना हो, 180 हो। कहने का मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 दिया हो, या कह रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 दिया हो। अगर इन दोनों में से चाहे ए और सी का मान 180 दे दिया जाए, चाहे बी और डी का मान 180 दे दिया जाए, तो इस कंडीशन पर ये जो चतुर्भुज होगा वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा कि चतुर्भुज जो होगा एबीसीडी वो क्या होगा, एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के ही आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने कोणों के योगफल मतलब के योग का मान अगर 180 दे रखा है तो इसका मतलब ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब यहाँ पर कि इसके चारों शीर्ष से वृत्त जाएगा और ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। तो हमें याद रखना है कि अगर पूछ ले आपसे कि कोई चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कब होगा, तो उसके आमने सामने कोणों का योगफल जब 180 होगा। तो आमने सामने कोणों में से कोई एक युग्म, चाहे ए और सी का मान 180 आ जाए, चाहे बी और डी का मान 180 आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज जो एबीसीडी है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अभी तक जितना प्रमेय हमने कराया ये क्लास 9th का प्रमेय था। हमने क्लास 9th के प्रमेय का रिवीजन करा दिया। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको 10th क्लास का प्रमेय कराएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।